हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हानो ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और मैं गौरव सिंह आपके साथ। और हम पॉलिटी के एमसीक्यूज कवर कर रहे थे और हम कवर करते हुए लगभग 550 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। हमने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर दिया है इसी के माध्यम से। और हमारी लगभग 100 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आज लगभग 50 क्वेश्चन कर देंगे और एक क्लास और लगेगी 50 क्वेश्चन करने में। और उसके बाद जो है वो हम पहुंचेंगे हिस्ट्री के एमसीक्यूज पर, ठीक है। और क्योंकि आपको पता ही है कि एग्जाम जो है वो 14 जून को शिफ्ट हो गया है, तो हम प्रयास करेंगे कि और जीएस की वीडियोज जो है एमसीक्यूज बेस आपको दे दी जाए, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन की। 551 वाला नंबर क्वेश्चन, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूची 11 अनुसूची 9, ये है कौन सी है? 9, 10, 11, 9 है जी ये, ठीक है जी। ये है 9वीं अनुसूची, 10 को ये बोलते हैं और ये है 11 है और ये 12 है, ठीक है जी। तो 9वीं अनुसूची के बारे में पूछा है। उसने पूछा है कि कौन से संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई है। कौन से जोड़ी गई है? 1951 में। याद रखिएगा, यह अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? भूमि सुधार। आपको याद है कि संविधान में जब हम बात करेंगे मूल संविधान की, तो मूल संविधान में केवल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। अनुसूची जो थी वो 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। 9वें संविधान संशोधन अधिनियम प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक है जी। और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल बदल कानून बनाती है जो सांसदों और विधायकों को दल बदलने पर रोक लगाता है, ठीक है। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। कौन सी जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची, जिसमें ग्राम पंचायतों के विषय के बारे में बताया गया है। और ग्राम पंचायतों में कितने विषय जोड़े गए हैं? टोटल 29 विषय जोड़े गए हैं, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा ही 12वीं अनुसूची जुड़ी है, जिसमें नगर पंचायतों संबंधित है। किससे है? नगर पंचायत। और इसमें जो विषय हैं वो हैं 18 विषय जोड़े गए हैं, ठीक है। तो आप ये सब चीजें याद रखिएगा। प्रथम संविधान संशोधन याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन जो है इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान। इंदिरा गांधी जी की सरकार में ही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए थे, इसीलिए इसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में किया गया था। यह किया गया था मोरारजी देसाई की सरकार में। जैसे ही सरकार बदली इंदिरा गांधी जी के बाद, तो बहुत सारे संशोधन जो लघु संविधान मतलब कि 42वें संविधान में किए गए थे उनको रिपील कर दिया गया था, अर्थात उनको वापस ले लिया गया था, ठीक है। लेकिन आपको तो चीजें याद रखनी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, भारतीय संविधान में 57वां संविधान संशोधन अधिनियम जो किया गया है वो निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों को जोड़ा गया है? 97वें संविधान संशोधन अधिनियम की जब हम बात करते हैं तो आपके संविधान की भाग 9B तो याद ही है आपको, ठीक है। एक तो 9 है, 9 में पंचायतों को जोड़ा गया है। 9A है जिसमें क्या कहते हैं जी, नगर पालिकाएं जोड़ी गई हैं। और उसके अलावा जो 9B है वो संशोधन किया गया है सहकारी समितियों के लिए। किसके लिए किया गया है? कोऑपरेटिव कमेटीज के लिए। सहकारी समिति, सहकारी समिति आपके संविधान में डीपीएसपी में, किसमें? डीपीएसपी में आर्टिकल 43 में भी दिया गया है। किसमें दिया गया है? कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए आर्टिकल 43 के बी में भी 43 के बी में संशोधन करके इन व्यवस्थाओं को स्थापित कर दिया गया है। लेकिन उसने पूछा है कि संशोधन कौन से मतलब कि आर्टिकल कौन कौन से जोड़े गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा
ZH से लेकर ZT तक, कब से लेकर ZH से लेकर ZT तक 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा है। ठीक है जी, ये अधिनियम जो है वो 2011 का है, इसको याद रखिएगा। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है इसके बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि बताइए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, 100वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है 2015 में, वो किससे संबंधित है। वो पूछ रहा है कि बताइए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 किससे संबंधित है। ठीक है जी, तो मैं आपको बता दूं कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था भारत और बांग्लादेश के मध्य। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है ठीक है जी, यहां पर बांग्लादेश है, यहां पर ये पूरा भारत है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो सीमा रेखा है, जिसको जो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा भी है किसी अंतरराष्ट्रीय राज्य के लिए, इसके बारे में कहा जाता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो बांग्लादेश के पास थे भारत के, और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र ऐसे थे, गांव जो थे वो भारत के पास थे। तो उन क्षेत्रों को सही तरीके से बंटवारा करने के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था। ठीक है जी, तो याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के मध्य मौलिक भूसीमा समझौता 1974 के पुनरीक्षित पाठ के प्रवर्तन को अधिकृत करने से संबंधित है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा ये के भू सीमा से संबंधित है, ये वैधता प्रदान करने के लिए नहीं था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, उसको प्रवर्तन को अधिकृत करने से संबंधित था। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, और क्योंकि 2015 है तो ये याद रखिएगा जो वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट है उसी के कार्यकाल में ये किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, वो पूछता है कि किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 371 जे को भारत के संविधान में समाहित किया गया है। ठीक है जी, मैं आपको बता दूं कि 371 जो है आपके संविधान में, 371 जो है वो संविधान के भाग 20 में है इधर। ठीक है जी, 20 में, हाँ जी 20 में दिया गया है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि यदि कोई राज्य का कोई क्षेत्र जो है वो पिछड़ गया है तो उसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद, किसके लिए, उसके लिए राज्य विकास परिषद की स्थापना की जा सकती है। क्या की जा सकती है? राज्य विकास परिषद की स्थापना की जा सकती है, और ये स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन इसके लिए जो सुझाव देते हैं वो राज्य के राज्यपाल का सुझाव जरूरी होता है। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है कि पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि सुझाव किसके द्वारा ये दिया जाता है और कौन व्यक्ति है जो ये कार्य करता है। ठीक है जी, राष्ट्रपति गठन करने का कार्य करते हैं, सुझाव देने का कार्य का जो है वो राज्यपाल करते हैं। जे की जब हम बात करते हैं तो जे में जोड़ा गया है कर्नाटक राज्य के विकास परिषद के लिए, विकास के लिए। ठीक है, ये किया गया था 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा 371 जे जोड़ा गया, जिसमें कर्नाटक विकास परिषद की स्थापना की गई है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें मैं बात करूं, डी की बात करूं, ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, तो जिसमें ऊपर की ओर हम बात करें गुजरात, महाराष्ट्र, फिर इसमें आंध्र प्रदेश भी है, इसमें गोवा भी है, हिमाचल प्रदेश भी है। ठीक है, पहाड़ी राज्य भी हैं। ठीक है, ऐसे राज्य हैं जो पिछड़े हुए थे, उनके विकास को और ज्यादा बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति ने राज्य विकास परिषद का निर्माण किया है। तो इसके ऑप्शन जो है याद रखिएगा कर्नाटक है जी। ठीक है, कर्नाटक विकास परिषद जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बताइए 97वां संविधान संशोधन तो हमने अभी बात की थी, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए भारत के संविधान के किस संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया है। इसका मतलब है संघ में शामिल करने का मतलब होता है पूर्ण राज्य का दर्जा देना। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो 22वें राज्य का दर्जा मिला था, 22वां राज्य बनाया गया था। और ये 22वां राज्य है 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा ये दर्जा दिया गया। हालांकि इससे पहले 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को अनुच्छेद 2A में शामिल किया गया था, 2A में शामिल किया गया था, जहां उसे सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। और मैंने आपको बताया था कि सिक्किम में जब सिक्किम को शामिल किया गया था तो सिक्किम में उस वक्त चोग्याल वंश का शासन था। तो यहां पर 36वां संविधान संशोधन लिखा हुआ है, याद रखेगा। 35वें में जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो याद रखेगा सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया, सहयुक्त राज्य का दर्जा। और यह है पूर्ण राज्य का दर्जा जिसमें भारत को भारतीय संघ में शामिल करने की बात कही गई है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है जी। बताइए संविधान के किस संशोधन द्वारा निम्न सदन का मतलब है लोकसभा, जिसे जनता का सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन, ठीक है जी। आयु कितनी होती है? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए इसका सदस्य होने के लिए, ठीक है जी। और किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। निम्न सदन के कुल सदस्यों का 15% पर मंत्रियों की संख्या सीमित की गई थी। यह कहता है कि बताइए कौन सा ऐसा संशोधन था जिसमें मंत्रिपरिषद, लोकसभा के मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो लोकसभा की कुल संख्या की 15% कर दी गई थी। तो ये जो संख्या है ये है 99, कहां है जी? 91, ठीक है जी। 91 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही जो लोकसभा की संख्या का कितना कर दिया गया है, मंत्रिपरिषद का आकार 15% कर दिया गया है। ये आपके पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि वहां पर क्वेश्चन कंफ्यूज ऐसे करेगा कि 91 और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो है किससे है? आपको मैंने बताया था कि इससे 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी। कौन कौन सी जोड़ी गई थी? बोडो, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। याद रखिएगा जब पूछेगा 91वां संविधान संशोधन तो वो है 15% मंत्रियों की संख्या संबंधित है। 92वां पूछेगा तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई थी जिससे उनकी संख्या टोटल वर्तमान में कितनी हो गई है? 22 हो गई है, ठीक है। तो 22 संख्या जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 15% जो है ऐसा इसलिए किया गया था ताकि मिनिमम गवर्नमेंट और मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस वाला कॉन्सेप्ट जो है जो सरकार लेकर चलती है उसको पूरा किया जा सके। क्योंकि आपको पता है मिनिमम गवर्नमेंट हो और मैक्सिमम गवर्नेंस हो, न्यूनतम शासन और मैक्सिमम जो है प्रशासन की बात की गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, बताइए शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1992 में किया गया था, पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यह क्वेश्चन तो आपको वैसे भी पता होगा कि PV नरसिम्हा राव जो थे वो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और VP सिंह जी जो थे वो भारत के उस वक्त राष्ट्रपति हुआ करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में पूछा है तो PV नरसिम्हा राव जो है वो भारत के प्रधानमंत्री थे। चाहे आपके पेपर में 74वां संविधान संशोधन आए या फिर आए 73वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन आपको पता ही है, ये है ग्राम पंचायत से संबंधित और ये है नगर पंचायत से संबंधित। इसको 1992 में
संशोधन किया गया, संवैधानिक दर्जा किया गया और 1 जून 1993 में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है जी। संविधान के भाग 9 के ए में ग्राम नगर पंचायतों के बारे में कहा गया है, 74वें संविधान संशोधन। और अनुसूची जो है वो 11वीं अनुसूची जो है, ये नगर पंचायत की बात हो रही तो 12वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें 18 विषय जोड़े गए हैं। कितने जोड़े गए हैं? 18 विषय। ठीक है जी, ये सब याद रखिएगा। जब अनुच्छेद की बात करेंगे तो आर्टिकल 243 से लेकर पी से लेकर 243 जेड जी तक इसके अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको यहीं पर ही रिवाइज करा दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बताइए भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। देखिए, जब हम बात करते हैं केवल आपातकाल की, आपातकाल जो है भारतीय संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें 3 आपातकाल की बात की गई है। कितने बात की गई है? 3 आपातकाल की। अनुच्छेद जो है वो है 352, जिसमें बात की गई है राष्ट्रीय आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल, जो अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है। ठीक है, दूसरा है 356, जिसमें संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात की गई है। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। किसको? राष्ट्रपति जी को। 365, हालांकि 365 भी इसमें में बैठता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जब राज्यपाल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो यहां पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ठीक है जी, राष्ट्रपति शासन तो अभी तक पता नहीं कितनी बार लग चुका है राज्यों में। बात करते हैं नेक्स्ट की वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो है आपके संविधान के अनुच्छेद 360 में दिया गया है, और याद रखिएगा ये आज तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। कितनी बार? एक भी बार नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो इसने पूछा है कि केवल वित्तीय आपातकाल 360। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे आपातकाल के उपबंध कहां से लिए गए हैं तो याद रखिएगा जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं, वाइमर संविधान। लेकिन इसमें भी पूरे आपातकाल नहीं लिए गए, इसमें कुछ जो आपके आर्टिकल 20 और 21 के जो निर्बंधन की बात करता है वही प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। तो आपातकालीन जो उपबंध हैं कुछ वो इसमें से लिए गए हैं। आर्टिकल 368, 358 और 359 जो है वो इसी से संबंधित हैं। बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन से अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? अभी बताया है 360 के तहत की जा सकती है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए भारतीय संविधान में 44वां संशोधन किस वर्ष किया गया है? तो 44वां संशोधन किया गया है 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में। ठीक है जी, मोरारजी देसाई, याद रखिएगा 1978 में। पूछेगा 42वां संविधान संशोधन कब किया गया है? तो 42वां किया गया है 1976 में। ठीक है जी, याद रखिएगा। बताइए 73वां संशोधन में वर्णित राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का एक प्रावधान को प्रभावी कराने के लिए बनाया गया है। ठीक है जी, तो 73वां जो संविधान संशोधन है वो कौन से नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन है ग्राम पंचायत से संबंधित। किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत जो है आपके डीपीएसपी के आर्टिकल अनुच्छेद 40 में दी गई है। किस में दी गई है? अनुच्छेद 40 में। तो यहां पर एक अनुच्छेद 40 होगा, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर बैठता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संविधान से राज प्रमुख और उपराज प्रमुख शब्दों को हटा दिया था? ठीक है जी, मैं आपको बता दूं कि भारत में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा, कौन से? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा भारत में जो राज्यों का वर्गीकरण था, जैसे पहले कमिश्नरीज हुआ करती थी। ठीक है जी, जो राज्य हुआ करते थे उनको अलग अलग भागों में बांटा गया था कि ब्रिटिश प्रांत अलग होंगे, राज प्रमुख अलग होंगे। ठीक है जी, कमिश्नरी अलग होंगी,
और जो हमने राज्यों का अधिग्रहण किया है वो राज्य अलग कैटेगरी में आएंगे, तटीय जिनको हम द्वीपीय राज्यों की संख्या दी जाती थी, ठीक है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हमने ये सारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। उसके बाद भारत में केवल राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी फजल अली आयोग द्वारा, उसकी तहत ही भारत में राज्य और यूटीज का कॉन्सेप्ट आया था। किसका आया था? स्टेट और यूटीज। तो वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। कितने हैं? 28 राज्य और 8 यूटीज वर्तमान में है। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट था राज प्रमुख और उपराज प्रमुख वाला, उन शब्दों को सभी को हटा दिया गया है। और साथ ही साथ इसके अलावा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 को भी पूरी तरीके से निरसित कर दिया गया था, ठीक है। इसी के तहत इन सबको निरसित किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने की बात करता है? 61वां संविधान संशोधन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस पर। 1988 में राजीव गांधी जी की सरकार में, ठीक है जी, राजीव गांधी जी ने ही ये किया था कि जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी थी? 18 वर्ष कर दी गई है। तो मतदान की आयु कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है जी। 61वें संविधान संशोधन 1988 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए निम्न में से किससे संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में संशोधन किया गया है? ठीक है जी। प्रियम्बल की जब बात करते हैं तो प्रियम्बल जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन करके समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है। तो कोई आपसे पूछे कि वर्तमान में मतलब कि अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो एक ही बार किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्दों को भारत के संविधान की उद्देशिका, जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं, ठीक है जी, कई सारे नाम है इसके, प्रस्तावना भी इसी को बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं, उद्देशिका बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सदन में पेश किया गया था, ठीक है जी। तो ये कौन से जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन से। वही क्वेश्चन है, बस इसमें शब्दों को जोड़ा गया है, शब्दों के बारे में पूछा गया है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन की 124वां संविधान संशोधन अधिनियम। अधिनियम कैसे आ गया? यहां पर तो विधेयक होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो 124वें संशोधन पर हम पहुंचे ही नहीं हैं। अभी तो हमारे लगभग 105वें संविधान संशोधन तक हुए हैं, ठीक है। तो 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? 124वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात करता है, जिसमें 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 दिया गया है, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए कितने % आरक्षण की बात की गई है? 10%। आर्थिक रूप से जो वर्ग पिछड़ा है, जनरल कैटेगरी के, उन्हीं के लिए ये बात की गई है। तो याद रखिएगा, उसमें अधिनियम नहीं था, क्योंकि विधेयक जो होता है वो एक बिल होता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने बिल पेश किए गए हैं उन सभी के सभी क्या बन जाए? अधिनियम बन जाए। जैसे मान देखिए यहां पर 124वां बिल पेश किया गया और संशोधन कौन सा है? 103। तो इसका मतलब इनमें डिफरेंस कितना है? 21 का है। तो 21 विधेयक ऐसे हैं जो सदन में पेश किए गए लेकिन वो पारित नहीं हो पाए, ठीक है जी। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो ये जो 12वीं अनुसूची जो है वो है नगर पंचायत से संबंधित। किससे है? नगर पंचायत से। अनुसूची नंबर 12, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन तो याद ही होगा आपको, कई बार रिपीट कर चुके हैं, अब इसके बारे में इतनी बार बात करना जरूरी भी नहीं है, ठीक है जी। बताइए किस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का
संशोधित संस्करण कहा जाता है। संशोधित संस्करण या फिर लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसे इंदिरा गांधी जी की सरकार में पेश किया गया था। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, लोक अदालतों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई है? देखिए जी, जब हम बात करते हैं लोक अदालतों की, तो लोक अदालतें जो हैं वो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा, कानूनी सेवा प्राधिकरण 1987 द्वारा स्थापित की गई हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आया था तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से आया था और ये चारों के चारों ऑप्शन जो हैं ये गलत हैं। ठीक है जी, क्योंकि आयोग ने इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया। तो याद रखिएगा, 1900 कानूनी सेवा प्राधिकरण 1987 के द्वारा ही इनको लोक अदालतों को क्या दिया गया है? वैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है जी, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, ठीक है जी, प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम जो है वो है सुकुमार सेन। क्या है? सुकुमार सेन। लेकिन हमने आपको एक जो वर्तमान के चुनाव आयुक्त हैं उनके बारे में भी बताया था। क्या बताया था? वर्तमान के। ठीक है, तो उसके बारे में भी याद रखिएगा कि वर्तमान के चुनाव आयुक्त जो हैं वो कौन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन, सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया था? तो प्रथम संशोधन जो है वो किया गया है 1951 में। कब किया गया है? 1951 में, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया था? ठीक है जी, तो मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सूची के शिक्षा, नापतोल, वन्यजीव संरक्षण, ठीक है जी, इन सभी विषयों को राज्य सूची से हटाकर कहां डाल दिया गया था? समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन है। ठीक है जी, याद रखिएगा। 6 विषय डाले गए थे, शिक्षा, नापतोल, ठीक है, याद रखिएगा। बताइए, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिस संशोधन में प्रस्तावित किया गया था वो कौन सा था? ठीक है, पहले तो बात करते हैं ये जो प्रावधान है ये कहां पर है। ठीक है, ये प्रावधान पहले आपके संविधान के डीपीएसपी के आर्टिकल 45 में दिया गया था, जिसमें कहा गया था, राज्यों को निर्देश दिए गए थे कि राज्य निःशुल्क शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं करेगा। तो सरकार ने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इस अनुच्छेद के विषयों को आर्टिकल मौलिक अधिकार 21A में शामिल कर दिया है। किसमें डाल दिया है? 21A में, ताकि इनको मौलिक अधिकार के रूप में उपलब्ध कराया जा सके। तो ये कौन सा संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन है। ठीक है जी, याद रखिएगा। पूछता है कि बताइए, संविधान के किस संशोधन के द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग, ओबीसी वर्ग के लिए शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 93वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 93, ठीक है जी, याद रखिएगा, इसी के द्वारा क्या कर दिया गया है? आरक्षण की व्यवस्था की गई है ओबीसी वर्ग के लिए। बताइए, शहरी स्थानीय निकायों का दर्जा, शहरी स्थानीय निकाय, इसका मतलब नगर निकाय की बात कर रहा है, तो 74वां संविधान संशोधन जो है वो शहरी निकायों से संबंधित है। ठीक है, इन पर हम बात कर चुके हैं। अब हम जो है वो कुछ तेजी से आगे बढ़ेंगे। बताइए, निम्नांकित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए, कौन सी जातियों के लिए? पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है?
ठीक है जी, पिछड़ी जातियों के लिए। इसमें से तो कोई भी नहीं है, ये तो तीनों में से है ही नहीं। 100वां संविधान संशोधन तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 101 जो है वो जीएसटी से संबंधित है, 102 भी नहीं है, ठीक है जी। तो यहां पर ये जो है इनमें से कोई नहीं आंसर होना चाहिए। लेकिन ये जो है ये है भारत और बांग्लादेश के लिए। जी हाँ, 101 जीएसटी, 102, जी हाँ 102वां संविधान संशोधन जो है वो ही एनबीसीसी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए, भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जातियों के लिए आयोग के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की जो बात करता है वो है 102वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 102वां, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि 103 में जो है वो तो ईडब्ल्यूएक्स के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये 103 नहीं है, 102 है एक्चुअल में, ठीक है जी। तो ये सारे जो अभी जो संशोधन हुए हैं 100 के बाद के, वो सारे के सारे आपको याद रखने हैं। बात करते हैं क्वेश्चन की, बताइए कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? कौन सा ऐसा संशोधन था जिसने लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी थी? ठीक है जी। तो वर्तमान में 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन जो है वो लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 545 निर्धारित करता है, जिसमें से 543 जो हैं वो निर्वाचित होंगे, ठीक है, और 2 सदस्य जो हैं वो एंग्लो इंडियन होंगे, एंग्लो इंडियन होंगे, ठीक है जी। इसकी व्यवस्था करता है, ठीक है। तो 7वां और 31वां संविधान संशोधन आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान में कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई हैं? ठीक है, कौन कौन सी चीजें, ये हो इन्होंने गलत कर दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब आइए जी, ठीक है जी। बताइए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई हैं? पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए बात तो कही गई है आर्टिकल 243 के में, किसमें? 243 के में, जिसमें चुनाव आयोग के, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है, उसी में यह बात कही गई है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करते हैं, तो आर्टिकल 243D जो है वो आरक्षण की व्यवस्था करता है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को वित्त का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण किया जाएगा। जब हम वित्त की बात करते हैं तो 243I जो है फाइनेंस कमीशन वो ये सुझाव देता है 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों से संबंधित शक्तियों को अनिवार्य रूप से हस्तांतरण किया जाएगा। ठीक है जी, ये बात तो कही गई है कि 11वीं अनुसूची में जितने भी विषय हैं, और विषय कितने हैं टोटल? 29 विषय हैं। 29 विषयों पर जो प्रावधान बनाने का जो अधिकार है वो राज्य विधानमंडलें ग्राम पंचायतों को सौंप सकती हैं। तो उसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है? तो सभी के सभी सही हैं, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा नीति आयोग की शासी परिषद के भाग नहीं है? देखिए, जब हम नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। इससे पहले राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ करती थी। राष्ट्रीय विकास परिषद को उसको समाप्त करके भारत ने नीति आयोग की स्थापना की है, जो एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ठीक है, जो ये बताता है कि सरकारों को कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे योजनाएं बनानी चाहिए विकास दर को बढ़ाने के लिए, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र का बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, मतलब कि सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के रूप में अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री जो हैं, पीएम जो हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष जो, अगर मैं वर्तमान की बात करूं, अरविंद पनगड़िया जी, नहीं जी, वर्तमान में जो है जी, वर्तमान का तो इसको चेक करना पड़ेगा जी, क्योंकि इनके चेंज हो चुके हैं। सुमन बेरी, शायद आई थिंक सुमन के बेरी भी हो सकते हैं वर्तमान के, ठीक है जी। दिल्ली और पुदुचेरी, मैं आपको बता दूं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी यूटीज के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। राज्य के राज्यपालों को यहां पर कोई जगह नहीं दी गई है। क्या नहीं दी गई है? किसी राज्य के राज्यपाल को कोई जगह नहीं दी गई है। तो इसने पूछा है कौन सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर बैठता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जितने भी यूटीज हैं, वहां के
जो प्रशासक हैं उनको तो जगह दी ही गई है, और प्रशासक का मतलब है वहां के जो संचालन करते हैं कार्य, उनको जगह दी गई है। ठीक है जी। तो आप चाहें तो इसको, जो उपाध्यक्ष की मैंने बात की, अगर रुकिए जी मैं ही चेक कर लेता हूं। ठीक है, नीति आयोग, हाँ जी, उपाध्यक्ष मैं बता रहा था, उपाध्यक्ष जो हैं वो सुमन बेरी ही हैं, याद रखिएगा। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, सुमन बेरी। ठीक है जी। जो सीईओ हैं, कार्यकारी अधिकारी, वो हैं निधि छब्बर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोनों जो है क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, इसलिए मैंने आपको यहीं पर करा दिया है। ठीक है जी। बात करते हैं भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध की बात करता है। ठीक है जी। यहां तक तो हमने पढ़े ही हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, पहला भाग जो है भाग 1, वो बात करता है संघ और राज्य क्षेत्रों की, यूटीज की बात करता है। ठीक है। दूसरा जो है वो बात करता है नागरिकता की। ठीक है जी। तीसरा जो है वो फंडामेंटल राइट की बात करता है। चौथा जो है वो बात करता है डीपीएसपी की। और 4A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। पांचवा जो है वो बात करता है केंद्र की। छठा जो है, छठा भाग, वो बात करता है राज्य में। केंद्र की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात करता है। यहां पर राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात करता है। तो ये तीनों तो समाप्त हो गए। मैंने आपको कहा था कि कम से कम 10 तक तो याद रखिएगा ही। ठीक है जी। 10 के बाद मैंने आपको 14, 18, 20 तक याद, जो आर्टिकल थे, मतलब कि पार्ट थे, उस पर मैंने निशान भी लगवाया था आपको कि ये याद करने हैं। बात करते हैं केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों की। तो 200 संविधान के भाग 11 में आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक, नहीं 265 तक, 245 से लेकर 265 तक केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों की बात की गई है, जिसमें विधायी संबंध और वित्तीय संबंधों की बात की गई है। ठीक है जी। याद रखिएगा, भाग 11 जो है वो इसी को बताता है। भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किस संस्था को दिया गया है? ठीक है जी। पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अधिकार किस योजना को दिया गया है? ठीक है जी। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना तो पहले हुआ करती थी, अब तो नहीं होती। और पहले एक ऐसी संस्था थी जो हुआ करती थी, ये थी राष्ट्रीय विकास परिषद। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, सूचना का जो अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है, वो निम्नलिखित में से कौन से सेक्शन की बात की गई है, कि कौन से सेक्शन में इसको परिभाषित किया गया है एक्चुअल में? ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन 2J सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2J में ही सूचना के अधिकार की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है 2J। ठीक है जी, याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्य परिषदों के गठन की बात कही गई है? अंतरराज्य परिषद जो है, यह एक संवैधानिक संस्था है, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। एक मैंने आपको क्षेत्रीय परिषद भी लिखाया था। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं गृह मंत्री, लेकिन जो अंतरराज्य परिषद होते हैं उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, पीएम साहब होते हैं। 263 में ही इसकी प्रावधान की व्यवस्था की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। ये पूछ रहा है कि बताइए, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ठीक है जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर रहा है। उसमें पूछा है कि ये कहां पर स्थित है, तो मैं आपको बता दूं कि ये स्थित है नीदरलैंड के हेग में। नीदरलैंड के हेग में ही क्या स्थित है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट
जो है वो लोकेटेड जो है वो हेग में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, इसमें शायद क्वेश्चन होगा वो, हाँ ये रहा, इससे अगला है, उसने पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम क्या था। उसने केवल यह पूछा है कि जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसमें पहली ऐसी महिला कौन थी, उसका नाम बता दीजिए। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि रोसलिन हिजिंस जो है वो पहली महिला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रही है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अगर ये भारतीय महिला होती तो 100% था कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है जी, 583 क्वेश्चन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, चलते हैं इस पे। 584 क्वेश्चन पर उसने पूछा है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का प्रवर्तन कर सकती है, कौन सी ऐसी संस्था है। तो सुरक्षा परिषद की अनुशंसा इनमें से ये भी नहीं है, महासचिव के पास कोई अधिकार नहीं है ऐसा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रार्थना पर सुरक्षा परिषद नहीं है जी। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को क्या कर सके, लागू कर सके। ठीक है, यहां पर बस आपको याद रखना है, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, यूएन के जो सदस्य होते हैं, उन्हीं की अनुशंसाओं पर ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को क्या किया जा सकता है, परिवर्तन में लाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, यूएन संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की अनुशंसाओं पर। कोई आपसे पूछे कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों का जो है कार्यकाल कितना होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर तो लोकेशन तो मैंने आपको बता ही दी है कि नीदरलैंड्स के हेग में होता है, लेकिन कोई पूछे कार्यकाल तो बात याद रखिएगा 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है जी, भारत से भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए चुना गया है। दलबीर सिंह भंडारी जो हैं वो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो वर्तमान, शायद आई थिंक वर्तमान में भी सदस्य हैं, क्योंकि इनके जो सदस्य हैं वो पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। पूछा है कि बताइए छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष जो थे वो न्यायाधीश श्री कृष्ण थे। कौन थे, न्यायाधीश श्री कृष्ण। वर्तमान में जो आयोग है, वेतन आयोग जो है वो 16वां वेतन आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो अरविंद पनगड़िया जी हैं। ठीक है जी, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे एनके सिंह, याद रखें। 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो रेड्डी साहब थे। कौन थे, रेड्डी साहब। तो याद रखिएगा, 2 के तो कम से कम याद रखिएगा, एनके सिंह, अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए विधि दिवस कब मनाया जाता है। विधि दिवस को संविधान दिवस कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है, संविधान दिवस। इसकी शुरुआत जो है, हालांकि इसकी शुरुआत जो है 1976 के आसपास हो गई थी, लेकिन जब हम संविधान दिवस की बात करते हैं तो 26 नवंबर 2015 से आई थिंक इसकी शुरुआत कर दी गई, 15 या 17 आई थिंक कुछ है। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा, 1 मिनट रुकेगा, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं अगर होगा मेरे पास। जी हाँ, मेरे पास सन वाला नहीं है। ठीक है, तो मुझे याद है कि मोदी जी की सरकार के आने के बाद ही इस व्यवस्था को लागू किया गया था। विधि दिवस को क्या बना दिया गया है, संविधान दिवस बना दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन की। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की निम्न धाराओं में से किस धारा में सूचना पद को परिभाषित किया गया है। जब हम बात करते हैं सूचना पद को परिभाषित किया गया है, हमने अभी पहले, इससे पहले क्वेश्चन किया था कि परिभाषा किस में दी गई है। ठीक है, यहां पर पूछा है कि सूचना शब्द को किस में परिभाषित किया गया है, तो सेक्शन 2F जो है वो सूचना को परिभाषित करता है। वहां पर जो परिभाषा थी वो 2J में दी गई थी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन की। बताइए निम्नलिखित में से ये बताना है कि कौन सा आंसर सही है। संविधान को पूर्ण विश्वास और साख खंड लागू नहीं होता। ये कौन सी संस्था पर लागू नहीं होता।
अभिलेख न्यायालयों पर भी लागू होता है, न्यायिक कार्यवाहियों पर भी लागू होता है, लेकिन निगम के कार्यों पर लागू नहीं होता। ठीक है, ये बहुत ही थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आप इसका आंसर जो है ये इस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जो संस्थाएं हैं, अभिलेख न्यायालय, कार्यवाही न्यायालय, ये सारे ये न्यायिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं? न्यायिक कार्यों से। और ये जो संस्था है निगम, ये तो आपको पता ही है, निगम जो है वो कार्य करने के लिए स्थापित की गई है। ठीक है, पूछा है कि कावेरी नदी के जल बंटवारे के लिए का विवाद जो है वो कौन कौन से राज्यों से संबंधित है। विवाद वाले क्षेत्र जो हैं आपके पेपर में कई बार आए हैं। कावेरी नदी विवाद किससे है? ठीक है जी। नर्मदा नदी का विवाद कौन कौन से राज्यों के मध्य है? ठीक है जी। गोदावरी नदी का विवाद कौन कौन से राज्य के मध्य है? यहां पर आया है कावेरी। तो कावेरी राज्य, मैं आपको बता दूं, कावेरी का जो उद्गम होता है वो कर्नाटक से ही होता है। तो कर्नाटक से होते हुए ये जाती है तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। तो तीनों ऐसे, चार ऐसे राज्य हैं जहां जहां पर इसका क्या है? विवाद है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है जी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की अगर हम बात करें तो 12 अक्टूबर सन 1993 में की गई है। कब की गई है? 1993 में। लेकिन इससे पहले ही एक अध्यादेश जारी कर दिया गया था जो लगभग 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया था। ठीक है, लेकिन यहां पर उसने पूछा है कि आयोग की स्थापना की गई है, तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर जो है वो इसका राइट आंसर बैठता है। ठीक, क्या बैठता है? राइट आंसर। ठीक है, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय पीढ़ी का, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय पीढ़ी का मानव अधिकार है? तृतीय पीढ़ी का मानव अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं कि काम का अधिकार तो तृतीय पीढ़ी का नहीं है। ठीक है जी। शिक्षा का अधिकार भी नहीं है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी नहीं है। ये विकास का अधिकार जो है ये ही कहां पर आता है? तृतीय पीढ़ी के अधिकार में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि ये सारे के सारे ऊपर वाले जो अधिकार हैं ये किस में दे दिए गए हैं? आपके मौलिक अधिकारों में दे दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकारों के सारे अधिकार आप इसमें चाहें तो समाप्त कर कर जो बचेगा ऑप्शन वो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बताइए, अक्टूबर 2010 में पड़ती है सूचना का अधिकार आरटीआई की है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसको जी स्किप करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अंतर्गत दंड प्रक्रिया 1973 को कौन सी अनुसूची में रखा गया है? ठीक है, अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो भारत में 7वीं अनुसूची जो है, कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और कंक्रीट संवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं जिसमें सभी को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर इसने पूछा है कि दंड प्रक्रिया संहिता निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में है? तो क्योंकि दंड जो है अलग अलग राज्यों के पास होने चाहिए और राज्य संघ के पास भी इसका अधिकार होना चाहिए कानून बनाने के लिए। हो सकता है कोई अपराध बहुत ही ज्यादा निर्मम श्रेणी का हो जाए, तो संवर्ती सूची में ही इसको डाला गया है। ठीक है, किसमें है? संवर्ती सूची में 1973। इसने पूछा है कि फरवरी 2016 में किस देश की संसद भवन विश्व में पहला ऐसा भवन था जो सौर ऊर्जा से जरिए चलाया जाता था? तो मैं आपको बता दूं कि भारत से भी पहले पाकिस्तान ने सौर ऊर्जा से चलने वाले संसद भवन का निर्माण कर लिया था। भारत ने तो अभी किया है 2022 में, लेकिन उससे पहले कर लिया था पाकिस्तान ने। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, निम्न में से कौन सर्वोच्च राजस्व न्यायालय है? सर्वोच्च मतलब राजस्व इकट्ठा करने वाला राज्य बोर्ड जो है, तो ये है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि आपको पता है कि भारत में पहले राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार और
प्रशासन चलाने का अधिकार तो जो था वो मजिस्ट्रेट के पास हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ये अधिकारों को अलग अलग कर दिया गया। ये रेवेन्यू बोर्ड अलग से बना दिया गया और मजिस्ट्रेट की पावर्स जो थी वो अलग कर दी गई। तो मजिस्ट्रेट और आयुक्त का तो कोई कॉन्सेप्ट बहता ही नहीं है, केवल राजस्व मंडल पर ही राजस्व न्यायालय का अधिकार होता है। ठीक है जी। बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और भारत पर किसी देश के समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, लगभग 2021 का क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से इसका जो आंसर है वो भूटान बैठता है। लेकिन हो सकता है कि वर्तमान में भी सरकार ने कोई ऐसा समझौता किया हो जो इससे संबंधित हो, तो उसको भी आप याद कर लीजिएगा। लेकिन इसके हिसाब से इसका आंसर जो है वो भूटान बैठता है। लेकिन मैंने कहा कि आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी याद रखना है। उसने पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? 9 वर्ष होती है। अभी पीछे बात की थी। बात करते हैं मुट्टेस और मुट्टेड़ी पद का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये शब्द जो है ये है यथा आवश्यक परिवर्तन सहित। ठीक है, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित। ये भी मैंने पहली बार ही पढ़ा था। ठीक है, तो आप इसको इसी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम न्यायालय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो यह है जिनेवा में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम न्यायालय की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है जी, याद रखिएगा 1921 में ये अपने प्रवर्तन में आ गया था। ठीक है, और एक ट्रिक मैं आपको और बता दूं, जहां कहीं पर मैक्सिमम केसेस में, ये आपको बता रहा हूं लगभग 95% में ये ट्रिक लागू होगी, जिस किसी भी संस्था के बारे में क्वेश्चन आए और शुरू में इंटरनेशनल लिखा हो, बाद में ऑर्गेनाइजेशन लिखा हो, बीच में चाहे कुछ भी लिखा हो, उन सभी का जो हेडक्वार्टर है, देखो जी मैं अभी कह रहा हूं कि 95% केसेस में ट्रिक लागू होती है, तो आप आंख बंद करके जिनेवा लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? जिनेवा में लगा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये सभी केसेस में लागू नहीं होती। जब आपको पता नहीं है तो आप इस ट्रिक को फॉलो करके क्या लगा सकते हैं? जिनेवा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपकी पॉलिटी की लास्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद।